चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ मस्ती पे। तो हम लोग पिछले दिन 5 लेक्चर देख चुके हैं। आज मेरा ये छठा लेक्चर हुआ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको पता चल रहा होगा कि आपका डे बाय डे प्रतिदिन आप पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका चेंज हो रहा होगा। ऐसा अगर सच में है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो एक बार कंप्लीट इस सेशन को देखिए। टॉप 20 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन का ऐसा सॉल्यूशन जो आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले वीडियो को रोकेंगे, फिर आप आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। आराम से देखिए क्या करना है। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा इमारत को सफाई 25 दिनों में कराने का काम लिया है। कोई कंपनी है जो बोला कि भाई 42 कर्मचारी अगर 25 दिन काम करे ना, तो मेरा जो सफाई वाला काम है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या कि 10 दिन बाद 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में ही समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब किया जाता है, तो कितने कर्मचारी नौकरी पर रखने जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्यों कुछ ऐसा कह रहा है कि शुरू में 42 सफाई कर्मचारी अगर 25 दिन काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल वर्क आप देखेंगे तो 42 गुने कितना है, 25। इतना अगर कर दे तो काम समाप्त। अब हुआ क्या कि 10 दिन बाद 12 कर्मचारी चले गए। आप थोड़ा सा सोचिए, 10 दिन तो सब किया, यानी जो 25 दिन में से 10 दिन तो सब आदमी काम किया, तो शेष काम बचा कितना। जो काम अब मिलके कर रहा था वो 10 दिन के बाद गया है, यानी 10 दिन तक तो काम किया, यानी 15 दिन काम किया। यानी जो 42 कर्मचारी है इसका 15 दिन का काम शेष रह गया, क्योंकि 25 दिन में काम समाप्त होता, 10 दिन किया वो चला गया, तो 42 गुने 15। अब क्या कहता है, 10 दिन बाद 12 कर्मचारी छोड़कर चले गए, तो जो 42 था ना उसमें से 12 चला गया, तो बचेगा कितना शेष में, 30। और इसको ना 10 दिन में करना है। कितना दिन में करना है, 10 दिन में। 10 दिन में करना है। और आपसे क्या पूछ रहा है, कितना कर्मचारी और रखा जाए। तो 30 था, इसमें हम सोच लेते हैं कि x को और रख लिया, तो 30 प्लस x, ठीक है। काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। 2 से काटेंगे 21, 21 तिया 63 हो जाएगा, और 30 प्लस x, तो x के मान कितना हो जाएगा, 33। आप यानी 33 कर्मचारी उसको और रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला आता होगा, ये हम नहीं लिखे हैं। इसका फॉर्मूला जो बेसिक होता है M1D1, ठीक है, H1 बटा में W1 इक्वल टू M2D2 H2 बटा में W2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उम्मीद करें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़े ना, चलिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आराम से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है जरूर सुनिएगा। अखिल ने फील्ड डिपॉजिट में 13,500 जमा किए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित हो। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बनाएंगे। वीडियो को रोक लीजिए और आराम से बना के दिखाइए। पहले आप एक चीज समझिए, यहां लिखा हुआ है 13,500 जमा किया, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 12 महीना में 20% ब्याज। इस बात को समझ रहे होंगे आप। 12 महीना में, 12 मंथ में 20% ब्याज। अब बोलिए कितना माह वाला एग्जाम है, सॉरी कितना माह, 3 माह के लिए। तो 3 माह के लिए ब्याज निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 4 से करना पड़ेगा, अर्थात 3 माह का कितना आ जाएगा, 4 पचे 20, 5%। बस यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे कितना माह का चाहिए, 6 माह का कुल धन ज्ञात करना है, मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन ज्ञात करना है 6 माह का। तो 3 माह और 3 माह, ठीक है। अब सुनिए आप, 5% का मतलब आप जानते होंगे फ्रैक्शन में 1/20 हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 का प्रिंसिपल हो तो हो जाए कितना, 21 मिश्र धन 5%। फिर 3 महीना और,
तो फिर 20 का 21 रेशियो मेथड लगा दिए। बहुत प्यारा मेथड होता है, बहुत सिंपल, मतलब इतना सिंपल होता है कि आप कोई भी लोग समझ सकते हैं। 5% का मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 से 21 3 माह, फिर 20 से 21 3 माह, 6 माह हो गया टोटल। गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा 441। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका अमाउंट हो गया। यहाँ कितना प्रिंसिपल दिया था? 13,500। क्वेश्चन में जो दिया था प्रिंसिपल 13,500, हम लोग का प्रिंसिपल आया 400। बोल रहा है धन बताओ मतलब अमाउंट बताओ, यानी 441। 2 शून्य से 2 शून्य यानी 135। 441 से गुना करेंगे, फिर उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब ऐसा है ना कि इसका जो भी ऑप्शन दिया है ना, बहुत करीब वाला ऑप्शन दिया है, यानी आप यहाँ आपका कोई जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसा है 14,883.35, 14,883.75। तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा, आपको गुना करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई टेक्निक यूनिट डिजिट से पकड़ा है, क्योंकि बहुत करीब का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप गुना करके निकालेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 14,883.75, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। समझ गए होंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेकेंडों में बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा है। मेरे भाई क्वेश्चन कोई भी हो, बस उसको बनाना कैसे ना एग्जाम में, यहां नहीं, एग्जाम में कैसे बनाना है, उसके लिए आपको दिमाग को डेवलप करना है यहाँ पे मेरे साथ, और कुछ नहीं करना है। बनाने सबको आता ही, मुझे भी पता है, जल्दी कैसे बनाए ये आपको सीखना है मेरे साथ। देखिए अब ये क्वेश्चन, कुछ लोग को पता होगा कि एक्स के मान निकालेंगे, वाई के मान निकालेंगे, यहां रख के गुना भाग करेंगे, आंसर आएगा। वो निकालेंगे, सब बच्चा निकालेगा, लेकिन वही जो टाइम बचा लेगा वो बस रिजल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेगा। टाइम कैसे बचेगा? देखिए आप जानते हैं इसको इक्वल टू लिख के सोल्व कर लेंगे, लेकिन मेरा एक नया तरीका सुनिए, नजदीक के गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, यानी एक्स गुने एक्स तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर, और दूर के गुना दूर से यानी 49 गुने 81। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। अब x का मान यहां से आ जाएगा 49 का 7, 81 का 9, 963 आ गया। अगला लाइन देखते हैं, y गुने वाई, नजदीक गुना नजदीक से, आप ऐसा करेंगे ऐसा जल्दी बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 गुने 169। और मैं जो इतना आराम से लिख रहा हूं ना वो फास्ट लिख सकते हैं आप, 88 64 और 13 स्क्वायर 169 हो गया। सर y के मान आए, x के मान आए, क्या बोलता है 2x + 3y, माने x में 2 से गुना करो, x का मान 963, 63 में 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा बोलिए आप, 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12, 126 प्लस, अब यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 13 8 14 से 104, 3y चाहिए ना, 3y तो 312, 6 2 8, 2 1 3, 3 1 4, क्या मैं सही हूँ? 438 कहीं है? 438 ऑप्शन नंबर डी। आप समय को ना बचा सकते हैं, मैं यहाँ आराम से इसलिए किया हूँ कि आपको समझ में आए, बस आप चीजों को समझिए कैसे आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर लेना है। 438 सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत छोटा सा चीज था। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक काम जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि और मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ना जाने कितना, देखिए ये एनटीपीसी में पूछा है, और ना जाने कितना एग्जाम में पूछा होगा, ये बहुत सिंपल सा चीज होता है, सब लोग को पता होगा। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 9 वस्तु का विक्रय मूल्य को एसपी बोल लेंगे, किसके इक्वल टू है, किसके बराबर है, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के, 15 सीपी के बराबर है। 3 तिया के 9, 3 पचे 15। अगर मैं बोलूं कि हमको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, तभी भाई को बोलना पड़ेगा, सीपी का रेशियो बोलना है तो एसपी वाला बोलेंगे तो 3 बोलेंगे, और एसपी का चाहिए तो सीपी वाला बोलेंगे यानी 5 बोलेंगे। आप बताओ 3 का चीज 5 में बिका, 2 का प्रॉफिट हुआ कितना पे, 3 पे, परसेंट बदलना है तो 100 से,
आप इसको सोल्व मत करो भाई। क्यों? 1/3 का मतलब जानते हैं 33.3, और वही में 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 66.6। ऑप्शन नंबर बी, 66.6% लगभग लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना 1/3 मतलब 33 सहित 1/3, वही उसका दुगना है। ठीक है, तो आप ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से चीजों को समझना है। बस मैं चाहता हूं ना कि आपका जब एग्जाम हो ना रेलवे वाला, जब आप बैठे क्वेश्चन मैथ का सोल्व करने के लिए ना, तो 80% क्वेश्चन आपसे ऐसे सोल्व हो जैसे कि आप उस पर बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं। बस क्वेश्चन देखे, सोल्यूशन किए, ऐसे 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 टिक कर देना है। क्योंकि यार हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके अच्छे से बनाया जाए तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए इतना प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और सेट प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको लगे ना कि हम एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन बस आया ऐसे ऐसे जा रहा है, तब जाके सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन, इसका HCF पूछा है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा बात है। HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों नंबर को काट दे, वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा नंबर जो दोनों को कट कर दे। आप देखिए भाई, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो कोई भी नंबर लेंगे जो काटे दोनों को तो वो 10 ही आएगा। यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स बार 4 है, ज्यादा से ज्यादा एक्स क्यू आएगा क्योंकि दोनों को काटना है ना। वाई स्क्वायर है, वाई 4 है, तो दोनों को काटने वाला वाई स्क्वायर ही होगा, बस हो गया। क्यों ज्यादा जाए कुछ करने? 10x³ ऑप्शन नंबर सी। ये आपका NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं ना, चीजों को समझ रहे हैं ना, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कितना जल्दी सोल्व हो, इस पे काम करना है। क्योंकि सीखना अलग बात है, बनाना अलग बात है, और एग्जाम में बनाना बिल्कुल अलग बात है। ये आप लोग जानते होंगे जो एग्जाम देते होंगे, हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग को पता है कि एग्जाम में बनाना बहुत अलग बात है और यहाँ क्लास में बनाना अलग बात है। इसके लिए अलग लेवल का तैयारी होना चाहिए। चलिए, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों, यहाँ बच्चों है, का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा? ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे और आराम से बना देंगे। बस आप लोग से यही चाहेंगे कि आप आराम से वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। अगर आप देखेंगे ना तो आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ डेवलप हो जाएगा। इतना तो हम जरूर एक वीडियो में कंटेंट देने का प्रयास करते हैं कि जो लोग भी ये वीडियो देखे ना, उनका थोड़ा तरीका चेंज हो जाए, और लोग से थोड़ा सा जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो क्या है तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाए, बस यही चाहते हैं। अब यही क्वेश्चन है, देखिए अब 99% बच्चा कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको। 7 बच्चा है और जन्म लिया है 7 क्रमिक वर्ष में, मतलब एगो इस साल में जन्म लिया तो एगो अगले साल में जन्म लिया, एगो और अगले साल में जन्म लिया। तो ऐसे 99% बच्चा सोचेंगे कि अगर एक बच्चा एक साल में जन्म लिया, दूसरा x+1 में हो जाएगा, तीसरा x+2 में, फिर x+3 में, x+4, x+5 और x+6। यही 7 बच्चा हुआ, सातों का जन्म हो गया क्रमागत अगले वर्ष तक। क्वेश्चन कितना प्यारा है और कैसे बोल रहा है कि सबसे बड़े 3 बच्चे के आयु का योग 63 वर्ष है। आप बताओ, सबसे बड़ा तो इधर ना हुआ क्योंकि इसमें ज्यादा जुड़ा है। सबसे बड़े 3 वर्ष तो 3 बच्चे ही हो गए, इनका योग मेरे भाई 63 वर्ष है। आप सोचो ये 63 कैसे हुआ? 63 वर्ष है। अब लगभग लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, एक्स 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 3x भी जोड़ देते हैं, 3x प्लस 5 4 9 6 15, और यहाँ इसको 63 के इक्वल करेंगे कि भाई तुम जो हो 63 के बराबर हो, यहाँ से वो x के मान निकालेंगे, फिर x के मान यहाँ रखेंगे जोड़ेंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, आपको इसका 3 वर्ष का तीनों बच्चा का योग दे दिया 63, बस इसको याद रखिए। और यहाँ तीनों छोटे 3 बच्चा को बोला है ना, तो छोटे तीनों को जोड़ेंगे तो x 3x प्लस 2x 3। अब सोचिए ना, 3x 15 था, 3x+3 है, मात्र इससे 12 साल ज्यादा है। 3x+3 है ना, और ये 3x+15 है, तो इससे मात्र ये 12 साल ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा 12 साल कम होगा। 63 माइनस 12 कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, 6 में से गया 5, 51 वर्ष। नहीं, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। तो वैसे भी बनेगा, जो आप सोच रहे होंगे वैसे भी बनेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन से अगर 20 सेकेंड 30 सेकेंड हम बचा लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन पे टाइम दे लेंगे। क्या कोई दिक्कत है बताइए? अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो जरूर बताएंगे कमेंट से।
क्योंकि उसी को देख के हम क्या करते हैं, अगले दिन तैयारी करते हैं कि नहीं भाई बच्चे इंटरेस्टेड है तो थोड़ा और अच्छे से मेहनत किया जाए। तो आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़ जाऊं। हाँ, कोई लोग अगर चाहेंगे कि नहीं सर हम अगर ऐसे बनाए तो आप ऐसे भी बनाएंगे ना, आंसर उतना ही आएगा। आप ऐसे भी बनाइए कि यहाँ से x का मान इसको 63 के इक्वल करेंगे, 3x में से 63 में से 15 घटाएंगे, बता देते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग सोचते होंगे कैसे हुआ, तो यहाँ से x की मान निकाल के यहाँ डालेंगे, जोड़ेंगे, आपका 51 ही आएगा। निकाल लीजिए। चलिए 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 5 में से गया 4, 48। x बराबर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है। 16 रखिएगा तो 16, 17 और 18, 16, 16 एक 17, 17 और कितना 16 दो 18, 17 तिया 51, ऐसे भी आएगा। आप जैसे बनाना बना लो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रत्येक क्वेश्चन से अगर 20 सेकेंड या 25 सेकेंड आप बचा लेते हैं तो आपको ही क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। रामू के मासिक घरेलू खर्च का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में, या खंडों है, 4 खंडों में निम्नलिखित यदि 55,000 रुपया प्रति माह अर्जित करता है, 55,000 रुपया प्रति माह अर्जित करता है, तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली ईएमआई कितनी है। ये आरपीएफ का एसआई में पूछा है। देखिए मेरा बात समझिए, टोटल रुपया कितना है 55,000, और बोला है ईएमआई पर खर्च, और ईएमआई का परसेंटेज दिया हुआ है 46%, तो बस इसका 46% निकाल दीजिए ना, हो गया। अगर ऐसे इसको गुना किया जाए 55 गुने 46, बोलेगा ये शून्य कहाँ गया, 10 लिख दिए, तो आराम से किया जा सकता है 6 30 जीरो, यानी 2 का जीरो तो लास्ट में होगा, 2 जीरो लास्ट में होगा कंफर्म। गुना करना पड़ेगा क्या, 555 गुने 46 गुने 10, 25 300 आएगा। ये 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग करके देख लीजिए क्या सही है, सही है ना। 55 गुने 46 गुने 10 और 25 जीरो आएगा, 2 जीरो, सही है। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही है, आप गुना करके देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम में जितना ज्यादा कैलकुलेशन से बचना है, डायरेक्ट आंसर पे जाना है, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और हम बोलेंगे कि यहाँ थोड़ा सा रुकिए आप लोग नहीं रुकिए, हम थोड़ा रुकते हैं। क्यों, इस क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कहाँ है, ग्रुप डी में। अब कैसे कोई लोग कहता है कि ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन ग्रुप डी कैसे कह सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए ना, इतना मस्त क्वेश्चन है, इतना एक लेवल से ऊपर सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है ये, और पूछा है ग्रुप डी में। यानी ग्रुप डी का पूछा गया मैथ ना, आप जान लीजिए थोड़ा अच्छा लेवल का होता है। जैसे यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इसको रोक के बनाइए, ठीक है, मजा आ जाएगा। और इसको ना बनाने का 2 तरीका देंगे मेरे भाई। अभी एक ऐसा तरीका जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है वो भी समझ जाएगा, एक ऐसा तरीका जो बच्चा बहुत कुछ जानता है वो डायरेक्ट आंसर भी टिक कर लेगा। तो मैं दोनों तरीका दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा हमको 2 मिनट टाइम दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आंसर टिक करा के भागना है, मेरे को समझाना है, आपको फील कराना है कैसे होता है। चलिए यही है, तो आराम से देखते हैं। अच्छा एक बात मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये सब नहीं होता, खाली यहां से होता कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता, तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी का होना चाहिए था। यानी यहां से ना क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था, इधर से ऊपर वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना होना चाहिए था, 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो, ऐसी संख्या ज्ञात करें। तो अभी हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर अगला स्टेप उस पर जाएंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना से डिविजिबल हो इतना शेष बचे, तो आप इतना इतना का एलसीएम निकालते होंगे, क्योंकि एलसीएम ही सब संख्या से कटेगा। यानी आप निकालेंगे 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वो इससे कटेगा, लेकिन शेषफल 3 चाहिए तो उसमें 3 ऐड कर देंगे। मतलब नहीं समझोगे, दोबारा समझा दूं कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए मेरा संख्या है 12,
ये अगर 4 से कटता है, बाय द वे कटता है, तो अगर मेरे को शेषफल 3 चाहिए ना, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो 15, 15 में 4 से भाग दीजिए, पक्का शेषफल 3 आएगा। यानी कटने वाला संख्या पता चल जाए ना, तो शेषफल जितना चाहिए उतना उसमें जोड़ देंगे। और कटने वाला संख्या कौन होता है? एलसीएम होता है। यानी सर आपका कहने का मतलब साफ है, यानी उसका एलसीएम चाहिए। किसका एलसीएम बोलिए, किसका एलसीएम चाहिए? 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन अब एलसीएम बच्चे की तरह नहीं निकालेंगे, थोड़ा बड़े आदमी की तरह निकालेंगे। मतलब बड़े आदमी मीन्स 8, 9, 10 की तरह नहीं, थोड़ा सा ऊपर। 12 लिखा हुआ है, 12 को हम 4 गुने 3 बोल सकते हैं। 12 को 4 गुने 3 बोल सकते हैं, ठीक है। 18 को क्या बोलेंगे? 3 दूना 6 इसमें है, तो 36 18 बोल देंगे। 18 के बाद 21 है, 3 7 21 होता है, 3 ऑलरेडी है, 7 हो जाएगा। और 28 में 7 चौका 28, अब नहीं कुछ नहीं, बस इतना गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 4 बार 36 सत्ते, 36 सत्ते कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 21 4 25, 252, 252 आपका आया मेरे भाई, 252 आया। आप जानते हो मेरे भाई, ये 252 ऐसा नंबर है ना, जो 12, 18, 21 और 28 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसको शेषफल कितना चाहिए? 3। यानी सर इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए ना, तो 252 में 3 जोड़िएगा तो 255। यानी यही वो नंबर है जिसमें 12, 18, 21, 28 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। ये आंसर होता कब? जब मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता तब। लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे जाना है, ठीक है, एक स्टेप और आगे जाना है। क्वेश्चन कहता है कि 1225, ये 1225, 1225 में ऐसा क्या जोड़े कितना से डिविजन होने के बाद शेषफल 3 बचे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई संख्या मान लीजिए 12 है, 12 कोई संख्या ऐसे बोल रहे 12, वो 2 से डिविजिबल है ना। और 12 में हम 2 से गुना, 12 में अगर हम 3 गुना कर देंगे, यानी 12 36, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी कोई नंबर जैसे 252, ये सब नंबर से डिविजिबल है। तो अगर 252 डिविजिबल है, तो इसमें अगर हम कितना भी नंबर से गुना कर देंगे ना, तो वो भी इस पर डिविजिबल होगा। तो आपको ऐसे नंबर से गुना करना होगा जो 1200 के आसपास चले जाए, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना? तो 252 में ना हम गुना कर देते हैं 5 से, ये 1200 के आसपास चला जाएगा। 5 गुना 10 के 0, हाथ में 1, 50 25 26, 2, 5 गुना 10 2 12, 1260 आ गया। यानी 1260 एक ऐसा नंबर है जो फिर इससे डिविजिबल हो जाएगा, 12, 18, 21 और 28 से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा, आपको शेषफल कितना चाहिए? 3, तो फिर यहां भी 3 जोड़ना होगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1263। यानी 1263 नंबर होगा ना, तब जाके काम बनेगा कि सबसे कट भी जाएगा और शेषफल 3 बच भी जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है? 1225 है, तो 1225 है, लेकिन होना चाहिए था 1263। तो 1225 में कितना जोड़े? तो घटा लीजिए, 1225 घटा लीजिए, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, ये कैंसिल। यानी 38 जोड़ेंगे ना, तो आपका ये सारा काम होगा। लेकिन आप सोचेंगे सर ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप ऐसे बनाएंगे तो एग्जाम तो खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, एग्जाम आपका हम खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन एक बार इसलिए समझाते हैं ना, कि कुछ लोग जो नए लोग हैं या जो पहली बार देख रहे हैं ना, उनको भी समझ आने चाहिए कि चाहते क्या है। अब एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए हम तरीका दे रहे हैं, आराम से आप सुनिए। एग्जाम में कैसे बनाएंगे, आराम से सुनिएगा। आप एक बात और जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते तो बता देते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी जानते हैं? 9 का डिविजिबिलिटी है कि जुड़िए संख्या को, जहां 9 पूरा कट कर दीजिए और जो बचा वो शेषफल होता है। नहीं समझेंगे इस लाइन को दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका है 35, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो मैं अगर 9 से डिवाइड करूंगा ना, तो पहले बता दूंगा कि इसमें शेषफल कितना बचने वाला है। 5 3 8 बचने वाला है। आप 9 से डिवाइड करके देख लीजिए आराम से। 9 तिया 27, बोलिए कितना आया? 8 आया कि नहीं आया? कोई भी एक नंबर ले लीजिए ना, कोई भी एक नंबर, और 9 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो उसका शेषफल हम पहले बता देंगे। आप भी अभी से समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा होता है। मान लीजिए ये 20 लिख दिए, चलिए 21 लिख दिए, 9 से डिवाइड करना है, बोलेंगे 9 दूना 18, 3 बचा। पहले से देखिए 2 1 3 आ रहा था। यानी सर अगर आप
कोई भी नंबर को 9 का डिविजिबिलिटी है ना कि योग, इसको जोड़िए नंबर के क्या कीजिए सम निकालिए, अगर 9 आया उसको कट कर दीजिए, और 9 नहीं आया तो जो भी आएगा वो शेषफल के बराबर होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं कि अगर ये एग्जाम में आएगा, बाय द वे हम एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन ये आया तो वहां कैसे बनेंगे। देखिए बोला है 1225 में क्या जोड़े, 1225 में ऐसा क्या जोड़े भाई, पता नहीं क्या जोड़े, ऐसा क्या जोड़े, पता है ना 1225 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या जो है ना 12, 18, 21, 28 से कटने पर शेषफल 3 बचे, यानी रिमाइंडर 3 चाहिए। 1225 में ऐसा क्या जोड़े और कटना भी चाहिए इससे। अच्छा एक बात अब बताओ, जो 12 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 18 से कट रहा है मतलब 9 से भी कटेगा, यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं, 9 से कटेगा तो 9 से कटने के लिए क्या करना होगा। देखिए 5, 5 और 2 7 2 9, देखिए 5 2 7 2 9, ये खत्म, एक बचा, प्लस x चाहिए कितना 3 मेरे भाई। अब आप सोचो यहीं से बन गया क्वेश्चन, एक लाइन में बन गया। यहाँ क्या जोड़े कि हमको शेषफल 3 आ जाए। तो पहला ऑप्शन देखिए 4 है 1 5, 5 1 6, 3 नहीं आया, समझ रहे चीजों को, 4 1 5, 5 जोड़ेंगे, एक तो ऑलरेडी इसमें दुइये चाहिए, तब 3 हो जाएगा, x का मान, ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में कैसे नहीं होगा। अब देखिए 3 8 11, 11 को जोड़ेंगे, बोले थे ना 11 को जोड़ेंगे, एक एक दो, दो आ गया, दो एक 3, इसलिए ऑप्शन ये हो गया। अब सी को चेक कीजिए, 5 या 3 8, तो 1 + 8 9 नहीं आएगा, 4 या 3 7, 7 1 8 3 नहीं आएगा। लेकिन इसको जोड़े तब 3 8 11, 11 को फिर जोड़े, एक एक दो, एक पहले से था 2, यानी यही वो नंबर होगा जो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से हम देख सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे समझाना पड़ता है, लेकिन देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बताइए लग रहा है ग्रुप डी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको, जरूर देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मेरे भाई, इसमें ए बोला है 90 डिग्री, यानी यहाँ ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, ए बी 16 का, ये है 16 सेंटीमीटर, और एसी 12 सेंटीमीटर, एसी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एसी का मध्य बिंदु डी है, चलिए एसी का मध्य बिंदु, एसी जो भी है ना उसका मिड पॉइंट क्या बोला है, डी है, ये डी है आपका, डी, ये आपका डी है। अब क्या बोला, डी है, और ई पर डीई परपेंडिकुलर सीबी, अच्छा डीई परपेंडिकुलर सीबी, इस पर इन्हें परपेंडिकुलर डाल दिया, बहुत अच्छा, परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ भी परपेंडिकुलर है क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री बन रहा था। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, बताएंगे नहीं ना, चलिए। अब क्या है ई पर डी पर हो गया, बोला है सी डी ई का क्षेत्रफल, अच्छा सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी आपसे पूछा है ट्रायंगल सी डी ई का। भाई साहब ज्योमेट्री है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि आराम से बनाते हैं, जिससे कि चीजों को आप ज्यादा बेटर ढंग से समझ पाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए। करना क्या है ध्यान सुनिएगा, करना क्या है ध्यान सुनिएगा। आप छोटा छोटा एक दो बात जानते हैं क्या, कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर अगर समकोण बन गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या आपको ये बात पता है, सिमिलरिटी का कुछ जो कंडीशंस है वो पता होगा तो ठीक, नहीं तो अभी जान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई समकोण त्रिभुज बना तो वो दोनों क्या होगा, समरूप होगा। मतलब साफ है कि ये छोटका त्रिभुज सी डी बड़का त्रिभुज सी ए बी के समरूप है, क्योंकि इसका भी एक 90 डिग्री है, इसका भी एक 90 डिग्री है, और एक कोण दोनों में कॉमन है। समझ गए होंगे जो लोग पढ़े होंगे, यानी दोनों समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज का एक रूल है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो वही होता है जो उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा मेरे भाई 4 3 12 4 4 16 4 5 20, ये भुजा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अब हम बताते सुनिए ध्यान से। हम अभी तक समझ चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, संगत भुजा का वर्ग, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है, बीसी, यानी बीसी का वर्ग, यानी बड़का त्रिभुज के बड़का भुजा का वर्ग
बड़ा का त्रिभुज है ना, ये बड़ा का त्रिभुज बीसी का स्क्वायर हो गया। तो छोटका त्रिभुज में कौन होगा, 90, ये है 90 के सामने, तो 90 के सामने सी डी, ये हो जाएगा सी डी का वर्ग। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। बड़ा त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का वर्ग, तो छोटा त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का वर्ग बराबर होना चाहिए। बड़ा त्रिभुज का लिखे तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 8, बड़ी 96। और इसका तो चाहिए, ये ट्रायंगल का एक्स एरिया चाहिए, तो एक्स मान लिए। अब काट छाट करना है। बीसी कितना है भाई, 20, तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400। सीडी कितना है, पूरा सीडी है 12, ये मध्य बिंदु था तो ये भी 6, ये भी 6, 6 का हो जाएगा 36 इक्वल टू 96 अपॉन में एक्स। ध्यान देंगे तो आ जाएगा एक्स बराबर 96 गुने 36 अपॉन में 400, 4 9 36, 4 से 100, 9 में गुना करेंगे 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 81 या 5 86, और बटा में 100, दशमलव दे देंगे 2 अंक बाद, 8.64 आपके ऑप्शन नंबर बी में हो गया। तो देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर हम इसको जब तक आराम से नहीं बताएंगे ना, मेरे हिसाब से आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम चीजों को ज्यादा आराम से बताना पसंद करते हैं। ठीक है, और ये बात छोटा छोटा 2 रूल है जो भी हम लिखे, उसको आप नोट भी कर सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है। शंकु का ऊंचाई और आधार व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार व्यास के बराबर है। शेष ठोस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भी मेंसुरेशन क्वेश्चन है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ऐसा है। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्री से या मेंसुरेशन से, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एक बेलन है, बेलन आप जानते होंगे, मुझे पता है कि आप जानते होंगे। ये आपका बेलन है मेरे भाई, ये बेलन है। बेलन में क्या हुआ, ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है, इतना सबको पता है, इतना हम लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं, देखिए अभी क्या किया। एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट है 6 सेंटीमीटर, मैंने यहां लिखा हाइट 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार का व्यास। जो आधार का व्यास है ना वो 16 सेंटीमीटर है। सारा बच्चा बोलेगा आर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या आपको कोई दिक्कत है, नहीं ना, बहुत अच्छा। बोला है वृत्तीय में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया गया है, ड्रिल किया गया, और ड्रिल करके एक शंक्वाकार टोपी के आकार का ऐसे छिद्र कर दिया गया। शायद फिगर थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे छिद्र कर दिया गया कुछ रखने के लिए, और बर्थडे वाला टोपी को उल्टा करके घुसा दिया उसमें, जो बेलन था उसमें ठोस बेलन था, ऐसे छिद्र कर दिया गया। तो ये चीज आपको तभी समझ में आएगा ना जब फील कर रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए धान जो कुटाता है, ओखरी, ओखरी भी देखते हैं इतना लंबा ऐसे गोल बेलन, और अंदर छेद क्या रहता है, तो यहाँ छेद वहां रहता है गोलाकार छेद, लेकिन क्वेश्चन में शंकुआकार छेद। समझ गया मेरे भाई, समझ गया। चलिए अब क्या बोला है कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 90% बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, 90% बच्चा, 10% जो 10th या 9th अच्छे से किया होगा उसको पता चल जाएगा। जब आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप समझिए एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, ये बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, बच्चा ये निकालेगा। लेकिन देखो 2πr/h तो सही है, बेलन का कब सरफेस एरिया, नीचे वाला भी तो है ना, ऊपर से ऊपर है नीचे, तो πr²। और एक है, अगर अंदर खोखला किया है तो कैसा खोखला हुआ है, डिजाइन शंकुआकार, यानी ऊपर से शंकु का भी कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। बस इतना तो करना पड़ेगा मेरे भाई। यहां से क्या कॉमन हो सकता है पता है, πr कॉमन हो सकता है, 2h प्लस यहां केवल r बचेगा, और यहां से πr तो केवल l बचेगा। यहां कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए पाई तो ठीक है, पाई है, का वैल्यू 8 है, 2h 6 दूना 12 प्लस r हो जाएगा 8, l पता नहीं है लेकिन l पता चल जाएगा। देखिए l होता है तिर्यक ऊंचाई, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है,
ये 6 8 है तो ये पक्का 10 हो जाएगा ट्रिपलेट नंबर से, तो ये 10, 12 8 20 10 30 गुने 8 पाई मेरे भाई, 8 3 24 240 पाई आपका आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में ही है 240 पाई। तो ऐसे बना लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना होगा, मेंसुरेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सोच समझ के करना होगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपका नंबर कट जाएगा। अब ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब जो लोग जानते हैं वो सेकेंड में बनाएंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि आपका जो इनकम है ना, इनकम में अगर टाइम से गुना करते हैं, पूंजी में अगर समय से गुना करते हैं, तो वो लाभ का रेशियो मिलता है। ये पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। तो अब देखिए टोटल लाभ कितना बोल रहा है, आराम से बना देंगे 940 रुपया। अगर टोटल लाभ 1940 है ना, हाँ 1940 है, टोटल लाभ है 1940 मेरे भाई। आप समझ चुके होंगे कि टोटल लाभ अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तुलना, जो निकालना है उससे भी गुना। ऐसा हम लोग रेशियो में करते हैं। तो हमको हर हाल में चाहिए टोटल लाभ, कि टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से करें, और जो निकालना है उसका रेशियो गुना करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक साझेदारी व्यवस्था में एक कुल समय का 1/6 के लिए, देखिए जब भी बोले 1/6 1/12 1/4 ऐसे वैसे बोले ना, तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो आप ऐसा नंबर मान लो भाई कि सबसे कट जाए, तो वैसा नंबर कौन होगा, तो नीचे वाला कैल्शियम। आप देखिए 6 4 है 24 हो जाएगा, और कितना है 6 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपको मान लेना है मेरे भाई कि इनकम कितने हैं 24, और टाइम को मान लेना है 12 महीना। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अब दिक्कत नहीं होगा रेशियो लिखने में। चलिए देखिए, ए बी सी 3 आदमी है, तीनों का इनकम का रेशियो बोलिए, और टाइम का भी साथ साथ बोलते चलेंगे, ठीक है। बोला एक समय व्यवस्था, ए कुल समय का 1/6 बोल दिया ना, ए कुल समय का 1/6, कुल समय है 12, उसका 1/6, 6 दूना 12, टाइम हो गया 2। 1/6 के लिए पूंजी का 1/6, पूंजी है 24, 24 का 1/6, 6 चौक 24, यानी पूंजी हो गया 4। टाइम और पूंजी का रेशियो लिखा रहा है। तो बोला बी कुल समय का 1/4, बी जो है कुल समय का 1/4, यानी 12 का 1/4, तो 4 थी 12, 1/4 के लिए पूंजी का 1/4, पूंजी है 24, 24 का 1/4, 24 गुने 1/4, 4 छक 24, 6 हो जाएगा। अब देखिए कहता है और शेष शेष पूंजी, और सी सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, यानी सी जो है जितना भी पूंजी बचा हुआ है पूरा, पूरा पूंजी था 24, उसमें से 6 4 10, यानी 14 बच गया, और पूरे समय के लिए मतलब 12 के 12 समय के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, 4 दूना 8, 17 18, और 14 गुने 12 14 ढाई 140, और 14 28, 140 28 168। ऐड करेंगे टोटल 8 3 24 के 4, हाथ में 2, और 7 2 9 और 1। ये टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से निकालना क्या है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना मेरे भाई 18, ठीक है। काटेंगे तो कट जाएगा 10 मरतबे, 10 गुने 18 180 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो बस चीजों को समझना है और कुछ नहीं करना है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो अगर आप जानते हैं बनेगा, समय से बनेगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन करता है, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 और संख्या 3 5 2 के अनुपात में तीनों संख्या का सबसे बड़ी संख्या। बहुत सिंपल है, तीनों का गुना करेंगे 5 से 15 दूना 30, और x लगाएंगे तो x क्यू किसके इक्वल है, बोला है ना 10 29, 0 से 0, 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो एक्स क्यू बराबर 343, तो x बराबर 7। आपको क्या बोला है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में लग रहा है कि 5x, लग नहीं रहा है ही, तो 5 गुने x 7 5 35, आपके ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे भी होंगे, मिसलेनियस रहता है ना एग्जाम में। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक्स वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, जीवाएं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये सर्कल है, बोला है कि दो जीवा है, जीवा के बारे में आपको पता होगा, परिधि के दो बिंदु पर मिला देता है। एक का नाम दिया है सर एक्स वाई और पी क्यू, एक्स वाई और पी क्यू, ये सब आपके लिए कर रहे हैं। अब क्या है, जिनकी लंबाई दे दिया है कितना कितना 12 और 16, यानी ऊपर वाला का लंबाई दे दिया 12 सेंटीमीटर, नीचे वाला का दे दिया 16 सेंटीमीटर, दोनों जीवा की लंबाई है। और आपसे बोला है कि केंद्र के बीच की दूरी, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है, समझिएगा ध्यान से। ये सब दूरी क्या है, मैं बताऊं आपको दूरी क्या होगा, सेकेंडों में बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, ये क्या कहलाएगा बोलिए, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ 90 डिग्री होता है, और ये दोनों को समान भाग में बांटता है, ये 12 है तो इधर 6, इधर भी 6, ये 6 त्रिज्या कितना दिया है 10, ये 10 ये 6, तो ये 8 होगा कन्फर्म। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए इसको, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिए, ये 16 है तो ये 8 होगा, 8 8 16 हो जाएगा, बीचों बीच आधे आधे का बांटता है, 8 8 हो गया। और ये तो 10 ही है तो 10 8 हो गया, तो पक्का ये 6 होगा। और ये पूरा पूछा है, नहीं 8 6 14, ऑप्शन नंबर। कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, बनाना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो सेकेंडों में बनेगा, नहीं पता है तो शायद नहीं बनेगा। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी के चालों का अनुपात 5:7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर बराबर है, तो ए और बी कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। आप चीजों को आराम से समझिए, यहाँ पे ए है मेरे भाई, यहाँ पे बी है मेरे भाई, दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया है कितना 240 किलोमीटर। अब दोनों के ना चाल का रेशियो दिए हैं, कितना दिया है मेरे भाई। अब बोला है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है, एगो इधर से चलेगा और एगो इधर से, ऐसे दोनों कब मिलेगा ये पूछा है। चाल का रेशियो दिया है कितना मेरे भाई 5:7, यानी इसका चाल है 5 और इसका चाल है 7। ठीक है, और क्या बोला है, बी की चाल 84 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी का अपना भी चाल दे दिया है 84 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ मेरे भाई, रेशियो में 7, ऐसे 84 मतलब 7 यूनिट 84 के बराबर, तो 1 यूनिट बार 7 84, 7 7 यहाँ है ना रेशियो में 7, 7 किसके बराबर 84 के बराबर, तो 1 बार 7 84। ठीक है, और यहाँ 5 है तो 12 5 60। तो हम लोग क्या किए, रेशियो के हेल्प से दोनों का चाल आ गया। और टाइम बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी है 240 और समय सॉरी दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। और चाल देखिए कौन चाल है, सापेक्ष चाल, दोनों ऐसे हैं तो जुट जाएगा ना, एक ही दिशा में चाल घटता है, अपोजिट दिशा में जुटता है या पड़े होंगे, तो दोनों जुड़ेगा 84 और 60। ठीक है, 8 6 14, और यहाँ किलोमीटर घंटा में आएगा, हमको मिनट में है तो 60 से गुना कर देंगे। काटिए, बर बढ़ा चौवाल से, 12 दूना 24, 12 25 60, 20 25 100, 100 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कोई दिक्कत है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, यदि m प्लस एन बराबर 24 हो तो m-16 का होल क्यू इंटू n-8 का होल क्यू का मान क्या होगा। कोई बच्चा अगर इसको चाहेगा कि हम बनाएं तो एग्जाम में बर्बाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बनाने का थोड़ा a-b का होल क्यू दिस डेट करेगा ना, इससे अच्छा है कि वो एक चीज देखेगा और से m और n 24, m और n का जोड़ा है तो 24 है, अगर मान लीजिए 16 है तो ये 8 है, अगर ये 8 है तो ये 16, कोई बात नहीं। अब रख के देखिए, तो अगर m का मान 16, 16 में 16 गया 0 n। अब देखिए अगर कहेगा नहीं इसको हम 16 लेंगे 8 लेंगे, तो वहां तो 8 रखाएगा तो 8 0, मतलब 0 गुने 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन देखिए आराम से क्या है, पहले मैं आपको लिख दूं कि अगर एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x²। आपको के पता है और अब चाहते कि मेरे को x प्लस 1/x चाहिए, तो क्या करेंगे आप, रूट अंडर जो भी है उसको उतार देंगे और इसमें प्लस में तो 2 जोड़ देंगे। अगर कहीं माइनस में पूछा, x माइनस 1/x पूछा, तो रूट अंडर के -2 कर देंगे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। वही चीज है, स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर बराबर इतना। सेम उसका ना माइनस में पूछा है, प्लस में दिया है, देखिए प्लस में स्क्वायर में दिया है, माइनस में पूछा है, ये वाला लगेगा ना। क्या फॉर्मूला, रूट अंडर के -2, तो रूट अंडर के की जगह पर 83 -2, 83 में से 2 गया 81, और 81 का होता है 9। आपके ऑप्शन नंबर से अगर ये याद है तो सेकेंडो में बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन को, 17 नंबर। अलजेब्रा का 1-2 क्वेश्चन रहता ही है, हर एग्जाम में रहता है, ये आपको पता भी है। और अलजेब्रा को हमेशा बनाया जाता है कैसे, बस डायरेक्ट आंसर मारा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला है कि एक्स वाई सॉरी एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। बच्चा यहाँ घबरा जाएगा, लेकिन आप एक बार जान लो, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको सिर्फ सोचने आना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। 10 सेकंड के अंदर बस सोचने आना चाहिए। कैसे, देखिए x² प्लस y² है, यहाँ एक्स वाई का भी मान है। अच्छा, अगर इसमें हम 2xy जोड़ दें, इसमें इक्वल के इधर 2xy, उधर भी जोड़ना होगा 2xy, आप बोलेंगे बिल्कुल। a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। बोलिए, हो गया ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और 280 में 2xy, यानी 120 में 2 से 240 जोड़ेंगे, 280 में 520 हो जाएगा, तो 520 स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, x प्लस वाई बराबर रूट अंडर 520। तो x प्लस वाई 13 चौका 52, 2√13 130, ठीक है, आराम से समझ गए। अब देखिए आंसर यहीं से भी मार सकते हैं। हमको नीचे बोला है एक्स प्लस वाई चाहिए, और एक्स प्लस वाई का मान निकाले तब 2√13 आया, 10 भी है 13 भी है, और ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 13 है नीचे 1 नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से मार के हम निकल लेंगे, यही होगा। बट अगर बना चाहते तो हम बताएंगे बस, लेकिन यहाँ आंसर मार सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्स प्लस वाई के मान निकाले और एक्स वाई वाई नीचे है, और नीचे देख रहे हैं कि यहाँ 13 का मल्टीपल है, ऑप्शन में यही है, 13 का मल्टीपल मार देंगे। अब बात रहा सर बनाने का, तो देखिए बना लीजिए आराम से, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक बार जोड़े ना, एक बार घटाइए, एक बार घटाएंगे तो आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और घटाएंगे तो उधर भी घटाना होगा, यानी 280 में से घटाना होगा 240, तो बचेगा 40। स्क्वायर हटेगा मेरे भाई, रूट चढ़ जाएगा, बात खत्म। तो एक्स प्लस वाई नीचे, एक्स माइनस वाई ऊपर, यानी √40 ऊपर, एक्स माइनस वाई के मान है ना ऊपर, √40 ऊपर, और नीचे 2√130। बस आंसर आ गया, देखिए कैसे। 40 को बोलेंगे 2√10, आराम से बोल सकते हैं, और 2 तो ठीक है 2, और √130 को √13 गुने √10 बोल सकते हैं। √10 खत्म, 2 से 2 खत्म, ऊपर 1 नीचे √13। तो आप ऐसे नहीं बनाइए, बस जैसे हम बोले आंसर मार लीजिए, क्यों इतना करने की क्या जरूरत है बताइए, हमको आंसर देना है ना। ऐसा थोड़े कि आप फ्रॉड बहुत करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा, ट्रिगो का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा, रेलवे का हर एक डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्या बोलता है, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ कि इसको उधर भेजो तो प्लस में, यानी √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हम बोलेंगे दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस से कॉस कट के 1 हो जाएगा ना, इधर √3 या साइन बटा कॉस टेन, सर हो जाएगा √3 साइन बटा कॉस को आप टेन थीटा बोलते हो ना, ऊपर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, और टेन थीटा 1/√3 कब, यानी थीटा का मान पक्का रहा होगा 30 डिग्री। बस हो गया। क्या पूछा है आपसे, ये वाला पूछा है ना वैल्यू, कॉस क्यू थीटा माइनस √3 साइन क्यू थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 होल क्यूब माइनस √3, और साइन 30 1/2 का क्यूब 1/8, √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 बटा में 8 माइनस √3 बटा में 8।
हल करने आता होगा। 3 √3 में से वो √3 जाएगा तो 2 √3 बटा में 8, 2 चौका 8, यानी ऊपर √3 और नीचे 4। कहीं है? ऑप्शन नंबर सी में ही है। हो गया। ऐसे बनाएंगे, ऐसे कि बस क्वेश्चन लगे कि क्वेश्चन है, सोल्व करे तो लगे ना कि क्वेश्चन है, लगे कि चलो ऐसे रफ कर रहे हैं, आंसर आ गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया मेरे भाई। मैं बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन जितना भी बढ़िया से बढ़िया हो सके मैं आपके लिए लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हो जो आपको एग्जाम में आएगा, और आता ही है। आप जानते भी हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो एक ही टाइप का लाभ क्रैमुल दिस दैट करने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम का क्वेश्चन का एक अलग तरीका होता है। त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र बोला है, मतलब आराम से एक त्रिभुज बना लिए, इसमें ऐसे त्रिभुज बना लिए, यही अंतः केंद्र है। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ पर यदि कोण बीओसी 110 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी, तो बी ओ सी समझ रहे हैं, बी ओ, ये है आपका 110 डिग्री। तो कोण बी ए सी, अच्छा ये वाला कोण पूछ दिया कि ये कोण बताओ। आप समझदार हैं तो एक बात जानते हैं कि ये कोण जो लिखा है ना, ये होता कितना है, तो 90 प्लस ऊपर वाला एंगल का आधा बराबर होता है ये वाला, आप जानते होंगे। 90 प्लस आप कोण वाला होता है ये वाला, यानी 110, 90 20 तक एंगल ए बराबर हो जाएगा 20, और ये 2 चल जाएगा गुना में, एंगल ए बराबर 40। 40 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में। हो गया। क्योंकि ये जो कोण है ना वो 90 प्लस एंगल हाफ, जो भी एंगल है उसका हाफ के बराबर होता है, तो ऐसा लिख दिए और बना दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, है क्या बताइए? बिल्कुल नहीं होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है? 4ab होता है, आज से याद भी रखेंगे। और अपॉन में क्या है? 542 गुना कितना है मेरे भाई? 321। 4 तो 4 है, और ए आप किसको माने थे? 542 को, और गुने बी किसको माने थे? 321 को। और नीचा भी देखिएगा तो 542 गुने 321, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4। 4 आपका आंसर कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे बन गया। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और डेली शाम के 4 बजे आपको वीडियो मिलता होगा, आप जरूर देखिए। और एक बात ध्यान रखिए कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग किए बहुत सारी चीज आएंगे, तो एक वीडियो के अंतर्गत आपको ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत टाइप के क्वेश्चन, वैरायटी और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, तरह तरह के एग्जाम में पूछा गया। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट का काम करेगा। आप इसको देखिए और वीडियो को ना शेयर कर दीजिए मेरे लिए, और लाइक। ठीक है, तो बाय बाय।